Good evening, students. Welcome to my class. Let's start with our next approaches. हाँ जी, हैं बच्चे ऑनलाइन, राइट? आई होप आई एम ऑडिबल. गुड इवनिंग. नेक्स्ट इज एल्टन मायोज अप्रोच, जिसे हम ह्यूमन रिलेशन अप्रोच के नाम से जानते हैं. देखो, ये जो हम अप्रोचेस कर रहे हैं इसमें बहुत कम चांस है कि आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या मैच द फॉलोइंग बने, क्योंकि इसमें सीधा सीधा क्वेश्चन ज़्यादा बनता है. ठीक है, तो आपका जो इसका क्वेश्चनेयर रहेगा क्लास टेस्ट का वो वैसा ही रहेगा, क्योंकि इतने मैच द फॉलोइंग वगैरह इसमें से निकलते ही नहीं है, ना मल्टीपल चॉइस. जितने निकल पाए वो आपको डाल के बाकी सीधे सीधे क्वेश्चंस जो होंगे 20-25, और ऐसे जो है आपका क्लास का टेस्ट जो है कंक्लूड हो जाएगा. एल्टन मेयो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच, एचआर अप्रोच, मतलब समझ आओ कि किसको कैसे हायर करना है उसकी वो जो है प्रोसेस बताएंगे. हाँ जी, टैब इंडिया, संध्या, ऊपर चले गए मैसेजेस. अब अनमोल, अमृत, लीना, कोई बच्चा मिस हुआ है मेरे से? वेट. सबको गुड इवनिंग करना है भाई, है ना? ऐसे कैसे एक को भी छोड़ देंगे? सबको ही कर दिया था, ठीक है. चलो. एल्टन मायो विद रॉथल्सबर्गर, व्हाइटहेड, WF वाइट. यहाँ पे ये नेम्स हैं, इनको याद कर लीजिए. एंड होमन्स, 4 बंदों के नाम हैं. एल्टन मायो विद रोथल्सबर्गर, देन व्हाइटहेड, WH वाइट, होमन्स, राइट? ये 4 नाम हैं. गुड इवनिंग लीना, वेरी गुड, यू स्कोर्ड रियली वेरी वेल. According to him, the goals of human relations are, सबसे पहले टू गेट पीपल प्रोड्यूस वर्ड आपका जो यहाँ पे कीवर्ड है. टू कॉपरेट थ्रू म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि म्यूचुअल इंटरेस्ट कॉपरेशन की बात करी गई है, ये आपका सेकंड कीवर्ड है. टू गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द रिलेशनशिप्स, सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द रिलेशनशिप्स यानी कि आप जहाँ पे भी वर्क कर रहे हो, किसी भी इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी, कोई भी इस्टेब्लिशमेंट में, कंपनी में, फैक्ट्री में, आप वहाँ पे काम जब कर रहे हो, यू शुड बी सेटिस्फाइड इनफ कि जो तुम्हें वेजेस मिल रहे हैं, जो वर्किंग कंडीशंस मिल रहे हैं, यू आर हैप्पी विद दैट. क्लियर? तो सबसे पहले वो वाले बंदे लाओ जो वहाँ पे काम करने के लायक हैं. टू गेट पीपल प्रोड्यूस, राइट? टू प्रोड्यूस या क्या मतलब काम करना वहाँ का, ठीक है. देन देयर शुड बी द म्यूचुअल इंटरेस्ट बिटवीन ईच अदर, यानी कि जो उस फैक्ट्री का, कंपनी का कॉमन गोल है, वो वर्कर का भी वही कॉमन गोल जो है होना चाहिए. यहाँ पे ये बात आपको क्लियर हुई. फिर सेटिस्फैक्शन आपको मैंने समझा दिया कि जो भी वहाँ का तौर तरीका है आप उससे सेटिस्फाई होने चाहिए. नेक्स्ट इज, ये हाईलाइट करती है कुछ ऐसी पॉलिसीज, टेक्निक्स जिससे क्या होगा, एम्प्लॉय का मोरल, उसकी जॉब की एफिशिएंसी, देन techniques to improve employee morale, efficiency and job satisfaction. It encourages the small work group to exercise considerable control over the environment and in the process helps to remove major irritant in labor management relations. Basically ये कह रहे हैं कि अगर कोई small group में भी काम कर रहा है, ठीक है, और वो कहते हैं उनका इतना बढ़िया कंट्रोल होना चाहिए कि अपने इन्वायरमेंट के ऊपर, कि कुछ भी हो वहाँ पे उनका इतना कंट्रोल हो कि उनकी जो लेबर की प्रैक्टिस है उसमें उनको कोई दिक्कत ना आए. सीधी सीधी बात जो है, ये पूरी थ्योरी ये कह रही है. देखो, एचआर थ्योरी है, ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच थ्योरी है, ये हायरिंग करते हैं, आपको पता ही है. तो बेसिकली वो हायरिंग की प्रोसेस को थोड़ा सा ऐसा बता रहे हैं कि वो हायरिंग की प्रोसेस आपकी ऐसी होनी चाहिए कि कहीं पे भी पर्सन को कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए. ही शुड बी सेटिस्फाइड, ही शुड कॉपरेट, चाहे वो एक छोटे ग्रुप में काम करे बट उसका पूरा कंट्रोल होना चाहिए उसकी एक्टिविटीज़ में, सो दैट कहीं पे भी उसको लेबर मैनेजमेंट के जो भी रिलेशंस हैं उसमें सफ़र ना करना पड़े. क्लियर? इतनी बिल्कुल भी आपकी इम्पोर्टेंट इतनी है नहीं थ्योरी, अगर मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं.
जस्ट गिव मी अ सेकेंड. या आगे चलते हैं. द कंसेप्ट ऑफ human relations approach underlines the need for making the individuals familiar, yeah, with the work situations of the organization, uniting the efforts of the workers. Basically कहते हैं इनका ये मोटिव रहता है कि जो भी हम वर्कर्स लेके आएँ, जो भी इंडिविजुअल्स लेके आएँ जो काम करेंगे उनको काम का पता हो. फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं लॉ की हूँ, मैं एडवोकेट हूँ, तो मैं यहाँ पे लॉ पढ़ा रही हूँ, तो टीम को पता है किसको हायर करना. तो ये वाला पॉइंट वो बोल रहे हैं. जो बंदा जिस चीज़ में निपुण हो उसको कहते चूज करो, ताकि उसके काम करने के तरीके में कोई प्रॉब्लम जो है ना आए. समझ आया आपको ये वाला पॉइंट? द पर्पस इज टू मीट, ये वाले 3 चीज़ें मार्क कर लीजिए, कई बार स्टेटमेंट बेस में आ सकता है, तो यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन निकलेगा. कह रहे द पर्पस इज टू मीट सोशल, psychological and economic objectives by enhancing the overall productivity. Social, psychological and economic objectives. SPE ये इम्पॉर्टेंट है. कहते हैं इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि वहाँ पे जो वर्कर्स हैं जो किसी इंडस्ट्री में, कंपनी में काम कर रहे हैं, उनकी जो है सोशल, साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो मीट हो जाएं, जो कि ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है कंपनी की, फैक्ट्री की, उसको इन्हांस करने में हेल्प करते हैं. सीधी सी बात है, देखो तुम सोशली एक दूसरे से बात करोगे, ठीक है, काम करने में अच्छे से काम करोगे, तो सोशल में क्या आपका म्यूचुअल कोऑपरेशन भी आ गया. साइकोलॉजिकल यानी मेंटल स्ट्रेस कुछ भी नहीं है. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में आ गया कि आप जो काम कर रहे हो इकोनॉमिक बेस्ड कर रहे हो, कि आपको पता है आपके काम अच्छा करने से प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी. तो सीधी सी बात है, कहते हैं ये 3 फैक्टर्स ये कह रही है थ्योरी कि इंटर रिलेटेड है, और किसके इन रिलेशन है, प्रोडक्टिविटी के, कि ये जो 3 फैक्टर्स हैं प्रोडक्टिविटी को इन्हांस करते हैं. क्लियर? एल्टन मायो ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच थ्योरी. प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स देख लीजिए, ये भी हम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपका निकल के आ सकता है. एक तो वो जनों के नाम आपको याद रखने हैं, देन SPE. नाउ दिस क्लियर, जो मैं आपको स्लाइड्स में से मेन बता रही हूँ, आपको शायद आज नोट्स मिल गए होंगे या मिलने वाले होंगे, तो आप वहाँ पे अपना नोट करते रहना कि पूरी थ्योरी में से पढ़ने वाली मेन याद करने वाली चीज़ कौन सी है. क्लियर? टू इंश्योर कॉपरेशन बाय प्रमोटिंग द म्यूचुअल इंटरेस्ट, वही सारे पॉइंट्स आगे. प्रोडक्टिविटी ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्हांस करेंगे. सेटिस्फाई द साइकोलॉजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक नीड्स ऑफ द एम्प्लॉयज़. ये प्राइम मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं. इसके ऊपर आपका स्टेटमेंट बेस्ड MCQ आ सकता है. और यहाँ में से अगर ऐसा स्टेटमेंट बेस्ड बच्चे आ गया ना, तो मैं अगर आपको एक बात बताऊँ, अगर आपका ऐसे स्टेटमेंट बेस्ड आ गया तो याद रखना तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे किसने क्या कहा है. तो इसका अगेन आप नोट्स में एक अच्छे तरीके से लेआउट बना लीजिए कि कहीं पे आप कंफ्यूज ना होना. क्लियर? दिस थ्योरी फोकस्ड ऑन एनहांसिंग द लेवल ऑफ, वही सेम बात, ये थ्योरी मेन आप घूम फिर के ये थ्योरी बस यही बात करती है कि आप ऐसे जन लेके आओ जो इंडस्ट्री की, फैक्ट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं और एफिशिएंसी इंप्रूव करें, बस. क्लियर? मोरल एंड जॉब सेटिस्फैक्शन बाय अप्लाइंग स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड टूल्स ऑफ द पॉलिसी. कहते चाहे अलग से कुछ स्पेसिफिक टूल्स या पॉलिसीज इनको अपनानी पड़े, ठीक है, बट उनको करनी चाहिए, क्योंकि मेन ये थ्योरी यही कहती है कि कुछ ऐसे वर्कर्स ही लेके आओ जो आपके एट द एंड ऑफ द डे प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं, एफिशिएंसी बढ़ा दें. यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको क्लियर हुआ?
नेक्स्ट पैराग्राफ क्या कह रहा है? द ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच हाईलाइट टेक्निक फॉर इन्फोर्सिंग प्रॉपर कंट्रोल ओवर द वर्क एनवायरनमेंट फॉलोइंग द, ये पुरानी वाली स्लाइड की ही बातें हैं, स्मॉल वर्क ग्रुप्स एंड एट द सेम टाइम एलिमिनेटिंग द हर्डल्स ऑफ साउंड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस। सो बेसिकली यहाँ पे कह रहे हैं चाहे स्मॉल ग्रुप्स बने बट एट द सेम टाइम कोई भी वहाँ पे लेबर को कोई दिक्कत आ रही है वो हर्डल्स भी रिमूव हो जाए, हमें ऐसी एफिशिएंसी जो है वहाँ पे चाहिए काम करने वालों की। कुछ इम्पोर्टेंट अगर है तो ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं, और इस थ्योरी में एसपी तो आ गया और इन चारों के नाम बस, और इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बोरिंग सी ही थ्योरी है ये, इतना कुछ नहीं है इसमें। बाकी टर्म देख लो ये क्या क्या कह रही है। The term has been applied to diverse range of management strategies and therefore more acceptable term for personal or some of the components of human resource management are human resource organization, human resource जो planning के लिए, then the systems डेवलपमेंट, रिलेशनशिप्स, यूटिलाइजेशन, अकाउंटिंग, ऑडिट, इन सब के लिए जो जो बंदे हायरिंग होती हैं तो ये बता रखे हैं कि यहाँ यहाँ पे ये डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज हैं जहाँ पे हम वर्कर्स उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग जो है फिट कर देते हैं। क्लियर स्ट्रैटेजीज क्या बनाई हैं कि आप इनका अलग से लेआउट बना दीजिए, ये पर्सन इसमें बेटर है तो इसको इसमें फिट कर दीजिए। क्लियर? दिस अप्रोच एम्फोसाइजेज इंडिविजुअलिज्म एंड डायरेक्ट रिलेशनशिप, ये वाली लाइन जो है यही यहाँ पे बस इम्पॉर्टेंट है, जो कह रही है कि ये जो अप्रोच है अगर आप देखो को फिर के प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, म्यूचुअल इंटरेस्ट ये सब की बात कर रही है। इट मीन्स व्हाट, ये इंडिविजुअलिटी पे वर्क कर रही है। कह रही है चाहे तुम स्मॉल ग्रुप्स बनाओ बट एट द एंड ऑफ द डे इन्हांस क्या कर रही है, एक पर्सन की क्वालिटीज़, कि वो अच्छे से वहाँ पे काम कर सके, उसको कोई दिक्कत ना हो। क्लियर? तो दिस अप्रोच एम्फसाइजेस इंडिविजुअलिज्म, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द मैनेजमेंट एंड इट्स एम्प्लॉयज। हाउ डायरेक्ट रिलेशनशिप? बिकॉज दे विल डू द हायरिंग अकॉर्डिंगली, वहाँ पे डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है दिखता है। Therefore, it questions the collective regulation basis of traditional industrial relations. So basically, कहते हैं ये एक रेगुलेशन है कि कैसे आपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में पर्सन्स को जो है अप्रोच करना है और उनको कैसे वहाँ पे फिट करना है। मुझे पता है थोड़ी सी अजीब लग रही होगी कि पता नहीं हम क्या पढ़ रहे हैं, बट ऐसे जिसमें इतना कुछ टफ नहीं है। आगे बढ़ें कि कोई डाउट्स है तो अभी पूछ लीजिए। ये देखो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या करते हैं, एम्प्लॉय सिलेक्शन करते हैं, कई बार उनकी ट्रेनिंग्स भी होती है, ट्रेनिंग तो कहीं पे भी होती है, ठीक है, आप कहीं पे भी हो वहाँ आपके ट्रेनिंग सेशंस वर्कशॉप्स चलती रहती हैं, ठीक है। रिक्रूटमेंट करते हैं वो, उसके बाद रिवॉर्डिंग भी रहती है, पॉलिसीज़ फ्रेम करते हैं, पेरोल रखते हैं, सिलेक्शन होती है, तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शन हैं। ये अप्रोच में एल्टन मायो ने बस एट द एंड ऑफ द डे यही बात कर बतानी चाहिए कि हमें कैसे इंडिविजुअलिज्म पे फोकस करना है, और कैसे उस इंडिविजुअल जो कि वर्कर का काम करेगा उसको उसके अकॉर्डिंग का काम देके जो उसके इंटरेस्ट का होगा, राइट, और कैसे उसकी प्रोडक्टिविटी को हमने इन्हांस करना है बस। क्योंकि जब प्रोडक्टिविटी इन्हांस होगी यानी कि वो काम अच्छे से करेगा, इकोनॉमिक फैक्टर्स बढ़ेंगे, साइकोलॉजिकल भी वो ठीक रहेगा, सोशल भी सब सही रहेगा। तो वो कहते हैं ऐसे ही जहाँ पे वो वर्कर अपने अकॉर्डिंग का काम जहाँ करेगा जिसमें भी वो फिट है, ऐसे उस कंपनी की, उस इंडस्ट्री की, उस फैक्ट्री की तो ग्रोथ होगी होगी, वो भी कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फाई रहेगा। सो सेटिस्फैक्शन की भी जो है इस थ्योरी में बात कर रखी है। एक बार ये खुद पढ़ोगे तो थोड़ा आपको और भी अच्छे से समझ लग जाएगा।
ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एम्प्लॉय स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं इनके कोई ना कोई, विच लीड टू सक्सेस, बिजनेस वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, रिवॉर्डिंग एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोसेसेस जो है इनकी रहती हैं। ये तो जस्ट मैं आपको आजकल के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बता रही हूँ। हाँ जी, एल्टन मायो एंड हिज टीम बिलीव्ड इन द पॉजिटिव नेचर ऑफ होम। वेरी इजी क्वेश्चन। या संध्या गुड। नहीं, एम्प्लॉयज ओके। बाकी क्या कर रहे हैं? नोबडी इज आंसरिंग। वेरी गुड, सी इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट इज एम के गांधी। देखो आपको इसमें कुछ आप सच बताओ, आपको एल्टन मेयो की थ्योरी समझ आई कि ऊपर से निकली है? कुछ है नहीं है खास बच्चे, जो 3-4 पॉइंट आपको बताए हैं बस आप वो फ्लो चार्ट बना के याद कर लो बस। और इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि जब आप अप्रोचेस उठाते हो तो और बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस पढ़ी हैं, एग्जामिनर वहां से पहले क्वेश्चन डालेगा। फॉर एग्जाम्पल आपकी डुनलॉप थ्योरी, राइट, या मार्क्सिस्ट थ्योरी डाल दी, उस पर कैपिटलिज्म पे आ गया है, और तो क्या ही आएगा। एक क्वेश्चन नहीं बनता है, अगर बनेगा भी आपके एग्जामिनेशन में इस टॉपिक से, वो भी ऐसा होता है कि अगर कुछ नहीं कोई और मिल रहा तो इस टॉपिक से डाल दो। दिस टॉपिक इज नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। पर आपको समझ आई थ्योरी कि नहीं, मेन इसका जो कंसेप्ट था वो समझ आया कि नहीं? बताओ फिर ही भाई, आगे मैम के गांधी पे चलूंगी। बताओ जल्दी, कुछ डाउट है तो बताओ। या तो मेरे को समझ नहीं लग गया तो बहुत अच्छे से समझ लग गया है। नो मैम क्या मतलब? नहीं समझ लगा कि लग गया कि कोई डाउट नहीं है? क्लियर तो वर्ड लिखो। यस मैम, नो मैम समझ आ गया, ठीक है, मतलब समझ आ गया, ठीक है, टैब इंडिया के भी आ गया, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखो लाइव क्लास का तो तय है ना, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत है आप साथ साथ में से पूछते जाओ, नहीं तो फिर क्यों ही। शिल्पी सरकार, ठीक है, फर्स्ट 2 स्लाइड्स को भी रिपीट कर देते हैं। साथ साथ बोला करो ना, पहले आप क्या कर रहे थे? पहली स्लाइड में जो इम्पोर्टेंट है वो बताऊंगी। सबसे पहले ये 4 नाम आपको याद रखने हैं जिन्होंने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। उसके बाद ये थ्योरी का मेन पर्पस तो सिर्फ इस पर्टिकुलर पोर्शन में बता रखा है, टू गेट पीपल प्रोड्यूस। वो बंदे ही हायर करो जो उस काम के लिए क्षमता रखते हैं, वो जो प्रोड्यूस यानी कि द वन हु विल प्रोड्यूस द इनकम, राइट। नेक्स्ट है टू कॉपरेट थ्रू द म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो कॉपरेट करेंगे, जो भी कंपनी का इंटरेस्ट रहेगा, मैं यानी कि कंपनी कुछ काम करिए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे हूँ, यहाँ इंटरेस्ट क्या है? पढ़ाने का, ठीक है। और मान लो मैं एडवोकेट हूँ पर मेरा पैशन ही नहीं है पढ़ाने का, और मुझे हायर कर ले, मेरे को पढ़ाना ही ना आए। ये पॉइंट समझ लग रही है आपको? टू कॉपरेट थ्रू म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि अगर कोई कंपनी एक चीज़ की तरफ फोकस्ड है और जो आप हायरिंग कर रहे हो उस पर्सन की उस चीज़ में निपुणता होनी चाहिए, ही शुड बी और शी शुड बी परफेक्ट इन दैट पर्टिकुलर जॉब, ठीक है। टू गेट पीपल प्रोड्यूस, यानी कि ये तो आप फिर भी समझ सकते हो, यानी कि इसमें तो सीधा सीधा ये आ गया ना कि जो बंदे को जो चीज़ आती है उसको आप ले आइए। तो मेरा एग्जाम्पल लो, ऐसे बहुत होंगे जिन्होंने लॉ करी हुई है, ठीक है, शायद मेरे से बेहतर भी पढ़ाते होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बट मान लो वो चंडीगढ़ में नहीं है या कहीं और नहीं है, बाहर रहते हैं, आ नहीं सकते, तो फर्स्ट पॉइंट कहता है कि टू गेट पीपल हु विल बी एबल टू प्रोड्यूस, टू गिव द इनपुट। प्रोड्यूस यहाँ पे वर्ड का मतलब है इनपुट। टू कॉपरेट थ्रू द म्यूचुअलिटी ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि जो फैक्ट्री, जो इंडस्ट्री, जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो उनकी सोच है उसके अकॉर्डिंग क्या वो वर्क करेगा। आप बहुत सारे एडवोकेट्स हैं जो जिनको सिर्फ केस लड़ना आता होता है, पढ़ाना नहीं आता होता। दूर के जाना है, मैं अपने खुद के हस्बैंड की बात करती हूँ, ही इज़ वेरी गुड इन द लिटिगेशन, पर पढ़ाने के लिए ही विल से नो नो आई कांट, ठीक है। तो पढ़ाना भी एक कला है, जस्ट आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। तो बेसिकली कोई ऐसा बंदा हायर करो जिसको कहते हैं पढ़ाना आता हो, आपको एग्जांपल से बता रही हूँ। थर्ड पॉइंट, टू गेन सेटिस्फैक्शन फ्रॉम द रिलेशनशिप, यानी कि ऐसी उसकी पे कर रखो, टाइमिंग्स ऐसे कंफर्टेबल रखो कि वो बंदा खुशी खुशी आए,
ये नहीं कि यार क्या मिल रहा है मेरे को, मैं क्यों आऊँ, टाइमिंग्स तो मेरी सेटिंग के नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छे नहीं हैं। अब आपको शिल्पी ये पॉइंट्स मैंने एग्जांपल्स के साथ बताए हैं, आपको समझ लगे, है ना। ये थ्योरी यही कह रही है, इससे आगे वो बहुत खिचड़ी है, चाहे आपको नहीं समझ आ रहा छोड़ दो, क्योंकि वो ना अपने पॉइंट्स को आगे वेल्टन मॉयो कुछ नहीं करा कि चार जन थे ना, चार जहाँ होते हैं तो इतनी खिचड़ी तो पकेगी, तो उन्होंने अपने पॉइंट्स को बारी बारी जस्ट प्रूव वही सेम सेम बातें घुमा घुमा के लिखी हुई हैं। PRO मतलब PRO क्या लिख रहे हो बच्चे आप? अच्छा प्रोड्यूस कॉपरेट, नहीं ये भी नहीं बना। हाँ अमृत दुबे समझाओ बच्चे क्या लिख रहे हो आप। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, कहती ऐसी यहाँ पे आप ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच कहती है कि ऐसी जो कंपनी है मैनेजमेंट है कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाए या ऐसी टेक्निक्स बनाए जिससे जो एक एम्प्लॉय है उसका मोरल अच्छा हो, यानी कि ही शुड हैप्पीली डू द जॉब एंड ही शुड बी वेरी एफिशिएंट इन हिज जॉब। वाई एफिशिएंट एंड प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है, क्योंकि अगर वो बंदा इस चीज में बेटर होगा तभी तो जो कंपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिशमेंट का मेन इंटरेस्ट है वहां पे ग्रोथ होगी। समझ रहे हो मेरी बात? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, अच्छा ठीक है। बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर आपको आउटपुट अच्छा लेना है कंपनी को तो इनपुट भी अच्छा दे लेना पड़ेगा। द पर्सन हु शुड बी एफिशिएंट इन हिज जॉब, कहते हैं ऐसी कोई टेक्निक कोई ऐसी कोई पॉलिसी लगाओ, यानी कि बेसिकली यहाँ पे पॉलिसी टेक्निक्स का मतलब कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी बिठाओ। वो आपके जैसे होते ही BFO में पेपर होता है ना, कितने लोगों में से बढ़िया बच्चे सिलेक्ट होके आगे जाते हैं, तो यहाँ पे ये उन पॉलिसीज़ की बात कर रहे हैं, टेक्निक्स की बात कर रहे हैं कि तभी तो एफिशिएंट हमारे पास जो पर्सन्स हैं वो निकल के आएंगे। ठीक है, तो कहते कोई बात नहीं चाहे आप स्मॉल ग्रुप्स में काम करो बट अच्छा काम होना चाहिए, आपका कभी इन्वायरमेंट पे इतना असर नहीं होना चाहिए और आपके ऊपर कुछ ऐसा आपका दबाव होना चाहिए कि लेबर मैनेजमेंट जो भी है आपको परेशान ना कर सके। अगर आप अपने काम में परफेक्ट हो, कहने का मतलब है व्हेन यू विल बी परफेक्ट इन योर वर्क यू आर गेटिंग एवरीथिंग, वेज कंडीशंस आर गुड, वर्किंग कंडीशंस आर गुड। बेसिकली इनके कहने का मतलब है कि डिस्प्यूट अराइज होने की वहां पे दिक्कत नहीं आती। क्लियर ना, डिस्प्यूट अराइज होगा, पर्सन इज ऑल्सो एफिशिएंट इनफ और अपने आप ही जो है कंपनी को प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। हाँ जी शिल्पी समझ लग गया बच्चे? या अगली स्लाइड आप छोड़ सकते हो, इसमें कुछ नहीं, उन्होंने ये बोला है कि ऐसा काम करो कि जिस जो है आपके काम की सिचुएशन ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे वर्कर्स का काम दिखेगा। बेसिकली इंडिविजुअल्स के ऊपर ये थ्योरी ज़्यादा फोकस कर रही है, तभी उन्होंने सोशल साइकोलॉजिकल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स की जो है बात कर रखी है। कहते हैं ये सारे ऑब्जेक्टिव्स प्रोडक्टिविटी में बहुत हेल्प करते हैं। फिर वही सारे पॉइंट्स जो थे यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्ट्स बना के लिख दिए। क्लियर? फिर यहाँ पे बता दिया कि ये जो अप्रोच है इट्स अगले पॉइंट में होगा कि इंडिविजुअल टाइप ऑफ अप्रोच है बस। बाकी ये स्ट्रैटेजीज वगैरह बता रखी हैं कि कैसे कैसे आपने हायरिंग करनी है। जो इस पर्टिकुलर अप्रोच की मेन थीम है, मेन थ्योरी जो पॉइंट कहती है, आई होप वो आपको समझ लग गई हो क्योंकि वो आपका कंसेप्ट क्लियर करेगी। दैट्स इट। बताओ क्लियर? चलो आगे चलते हैं। MK गांधी, ये भी तुम्हें पता ही है सबको। क्या कहते हैं गांधी जी? कहते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन एक बहुत ही यूनिक और सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट रहा था गांधीयन ट्रेड यूनियनिज्म का, जहाँ पे वो जो साउथ अफ्रीका से जो जो सोच के आए थे आइडियाज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट करे, राइट, या नॉन वायलेंस, तो वो जो उन्होंने वहाँ पे इम्प्लीमेंट करा और वो बहुत सक्सेसफुल रहा। गांधी जी की अप्रोच है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ के ऊपर, ये नोट कर लीजिए। पॉइंट 1, नॉन वायलेंस एंड नॉन पोजेशन। If the employer follow the principle of trusteeship,
देयर इज़ नो स्कोप फॉर द कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट बिटवीन देम एंड द लेबर। सो बेसिकली कहते अगर आपका एम्प्लॉयर आप पे ट्रस्ट करता है, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ ट्रस्टीशिप है, तब आपका कभी भी कोई भी कन्फ्लिक्ट नहीं हो सकता। ये आप कैसे लेके आओगे? अगर आप बीइंग अ वर्कर नॉन वायलेंस, ट्रुथ और नॉन पोजेशन के रास्ते पे चलोगे। इज इट क्लियर? अगली स्लाइड क्या कहती है? कुछ फीचर्स हैं। देखो, गांधीयन थ्योरी को ना हम ट्रस्टीशिप थ्योरी भी कहते हैं, ये बात आप याद रखना, ठीक है? ट्रस्टीशिप थ्योरी भी जो है इसको हम कहते हैं। वर्कर्स कैन यूज नॉन कॉपरेशन सत्याग्रह टू हैव देयर ग्रीवियंसेस रिड्रेस। गांधी जी वॉज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक। आपका मल्टीपल क्वेश्चन में आ सकता है, स्ट्राइक पे मोस्टली आ जाता है और हम टिक कर देते हैं कि गांधी जी वॉज अगेंस्ट स्ट्राइक। ही वॉज नॉट अगेंस्ट स्ट्राइक, पर कहते थे तरीके से करो अगर करनी है तो, ठीक है? इंस्टेड ही गेव द फॉलोइंग कंडीशंस टू कैरी आउट अ फेवरेबल स्ट्राइक। द वर्कर्स और लेबर्स कैन गो ऑन स्ट्राइक ओनली इफ देयर इज अ स्पेसिफिक ग्रीवियंस। जो वर्ड्स डार्क है ना वही आपके कीवर्ड्स हैं यहाँ पे। कहते हैं वर्कर या लेबर तभी स्ट्राइक पे जाएं अगर कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है, ठीक है? अभी बताती हूँ, नॉन पोजेशन का मतलब ही एक था। आई नो वो क्यों मैंने छोड़ा है, एक रीज़न से छोड़ा है, आपको भी पता चल जाएगा। थ्योरी एक बारी एंड होने दो। देयर शुड बी कंप्लीट नॉन वायलेंस while carrying out the strike. Clear? Again multiple statement question निकलता है यहाँ से। Workers should resort to strike for just cause and after the employees fail to respond to their moral appeals. कहते हैं एक बारी आप उनको अपील करो, रिक्वेस्ट करो, आपका एम्प्लॉयर फिर भी नहीं सुन रहा तो आप स्ट्राइक पे जाओ, ठीक है? और नॉन वायलेंस का तरीका अपनाओ, और तो ही स्ट्राइक पे जाओगे तुम्हारे पास वाकई में कोई मेन दिक्कत है, प्रॉब्लम है तो। when direct settlement fails, यानी direct settlement means collective bargaining, खुद करो चाहे थ्रू ट्रेड यूनियन करो, यानी कि ट्राइपार्टाइट और बाइपेट्राइट दोनों आ सकती हैं। कहते अगर ये फेल होती है तो कोशिश करो तो कि तुम वॉलंटरी आर्बिट्रेशन कर सको। वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या होती है? जब आप खुद ही एक थर्ड पार्टी को चूज करते हो एज अ आर्बिट्रेटर और वो आपकी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकालते हैं, फिर जो भी वो डिसीजन देते हैं वो अवार्ड होता है। जब आप वॉलंटरी आर्बिट्रेशन करते हो तो उनकी बात माननी ना माननी आपके ऊपर होती है, बट जब आपके को गवर्नमेंट ही बोल दे कि आपको कंपल्सरी आर्बिट्रेशन करनी है तो उसमें जो भी वो अवार्ड देते हैं, यानी जो भी वो डिसाइड करते हैं, आप दोनों पार्टीज को वो मानना ही पड़ता है, ठीक है? जब हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट करेंगे वहाँ पे आर्बिट्रेशन को ढंग से पढ़ा जाएगा। He also emphasized that the industrial disputes and conflicts should be resolved healthily through interactions, यानी through the dialogue system, which is what social dialogue, यानी कि collective bargaining and bilateral negotiations. Bilateral मतलब दो पार्टीज बैठ के आपस में नेगोशिएट यानी कि कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लें। अभी आपको फेवरेबल स्ट्राइक के पॉइंटर्स सारे पता चल गए। पहला है अगर स्पेसिफिक ग्रीवियंस है तो ही कर सकते हो। दूसरा, नॉन वायलेंस तरीका ही होना चाहिए। तीसरा, मॉरल अपील्स करो, नहीं सुनी जाती तो स्ट्राइक पे आओ। चौथा है सेटलमेंट करने की कोशिश करो, अगर तुम्हारी सेटलमेंट फेल हो गई तो आप वॉलंटरी आर्बिट्रेशन, देखो वॉलंटरी आर्बिट्रेशन और कंपल्सरी आर्बिट्रेशन दोनों डिफरेंट वर्ड्स हैं और यहाँ पे वॉलंटरी आर्बिट्रेशन यूज़ करा हुआ है, इसको थोड़ा ढंग से अच्छे से लिखना, कंफ्यूज मत होना। गांधीयन थ्योरी में, ट्रस्टीशिप थ्योरी में वॉलंटरी आर्बिट्रेशन है,
नेक्स्ट कह रहे हैं, अगर हो सकता है कन्फ्लिक्ट को कैसे सॉल्व कराओ, इंटरेक्शन करके, सोशल डायलॉग करके, ठीक है, बायलेटरल नेगोशिएशंस करके, जितना हो सकता है कि हेल्दी, मतलब कि लड़ाई झगड़ा नहीं, बैठ के अच्छे से बात करके बात को सुलझाओ। क्लियर? आगे करते हैं। अच्छा, अब ये थ्योरी यही ख़त्म होती है, तो नॉन पोजेशन का मतलब फिर मैं यही समझा देती हूँ आपको। नॉन पोजेशन का मतलब यहाँ पे क्या रहता है, देखो आपको ट्रुथ भी समझ लग गया होगा, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रुथ, नॉन वायलेंस भी। नॉन पोजेशन क्या है, पोजेशन वर्ड क्या होता है, जब आप कहाँ कहीं पे एक चीज़ पे कब्जा कर लेते हो, ठीक है। तो क्या करते थे पहले टाइम के लोग, धरने करते थे वहाँ बैठ के, फैक्ट्रीज को जला देते थे, काम खराब कर देते थे। बेसिकली एक चीज़ को आप ऐसे कब कर पाओगे, जब वो आपके पोजेशन में होगी, आपके पास होगी। तो यहाँ पे जो वर्ड नॉन पोजेशन है, एक बहुत ही वाइडर टर्म की तरह यूज़ हुआ है कि आपने किसी भी तरह का ऐसा कोई काम नहीं करना, ठीक है, जिसमें आप किसी चीज़ को पोसेस कर लोगे और उसको ख़राब करोगे। एकता, अब आपको समझ लगा बच्चे नॉन पोजेशन का मतलब? पहले टाइम पे क्या था, ओपनली चीज़ें ख़राब कर देते थे। आपने मूवीज़ बहुत सारी देखी होंगी जिसमें इसका बहुत अच्छे से शोकाज हो रखा है, ठीक है। तो उन्होंने ये बोला कि अरे भाई, दंगे फसाद ये सब करने से अच्छा गाड़ियाँ तोड़ देते थे, शीशे तोड़ देते थे, ये सब मत करो। इसकी बजाय एक नॉन वायलेंस का जो है रूट अपनाओ, और एक ट्रस्टीशिप थ्योरी जो है, ट्रस्ट बनाओ, ट्रस्ट गेन करो अपने एम्प्लॉयर का। जितनी देर तक आप अपने एम्प्लॉयर का ट्रस्ट गेन नहीं करोगे, यू विल नॉट सक्सीड। ये थ्योरी वैसे काफ़ी लंबी थी, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया था क्योंकि मेन जो क्वेश्चंस हैं इसी में से आते हैं। या PYQ आपका वॉलंटरी आर्बिट्रेशन पे आ रखा था, तभी मैं आपको कह रही थी, जब मैं आपको गांधीयन थ्योरी पढ़ा रही थी, मेरे माइंड में एक बात आई थी, मैंने कहा चल एंड में बताऊंगी। एल्टन म्यो तो इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको स्किप करना चाहो आप कर सकते हो, बस मेन या फिर उसका कंसेप्ट याद कर लेना, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है वो, जस्ट एक एक्स्ट्रा थ्योरी थी, जो मुझे होता है कि कुछ भी कहीं से मिल रहा है डाल दो भाई, छोड़ो मत बच्चों के लिए, तो वैसे ही वो डाली गई है। हाँ बट ठीक है, आज के टाइम में ह्यूमन रिसोर्स के लिए आप बता सकते हो, अगर आप पे आपसे कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले तो आप एल्टन म्यो का नाम लेके अपना आंसर ब्यूटीफुली आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो गांधीयन थ्योरी हो गई। नेक्स्ट है मैक्स वेबर, द सोशल एक्शन अप्रोच। मैक्स वेबर इज अ सोशलिस्ट। जो यहाँ पे बच्चे मैक्स वेबर है वो बात ज़्यादा करते हैं ट्रेड यूनियन की, ठीक है, तो ट्रेड यूनियन यहाँ पे आपका कीवर्ड है। मैक्स वेबर कहते हैं कि जो ट्रेड यूनियन है, ठीक है, कहते हैं इसका अपनी बात मनवाने में तो है ही है, पॉलिटिकल पावर तो उनको दे ही रखी है, उसके साथ साथ उनका इकोनॉमिक पर्पस भी बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन द मैक्स वेबर स्कीम ऑफ थिंग्स हैज बोथ इकोनॉमिक पर्पस as well as a goal of involvement in political and power struggles। पावर स्ट्रगल्स यानी कि अपने जो उनको लेबर्स को हक दिलवाने के लिए ट्रेड यूनियंस बनी जाती थी, ठीक है, या फिर एम्प्लॉयज़ के हकों के लिए उनकी अलग से यूनियंस होती थी। तो कहते हैं पावर स्ट्रगल की तो है ही है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक पर्पस के लिए भी जो है ट्रेड यूनियन बनाई जाती है। Some of the major orientations have been analyzed, the impact of techno-economic and politico-organizational changes। यही वर्ड्स को थोड़ा सा तरीके से लिखा गया है, टेक्नो-इकोनॉमिक एंड politico-organizational changes on trade union structure and process to analyze the subjective, 2 मिनट में को पढ़ लूँ, interpretation of workers' approach to trade union, and finally to analyze the power of various components of industrial relation environment, government, employers, trade unions and political parties। बेसिकली यहाँ पे मैक्स वेबर क्या कहना चाहते हैं, वो ये कह रहे हैं कि जो एक वर्कर की अप्रोच रहती है ट्रेड यूनियन की तरफ, ठीक है, वो ये एनालाइज करती है कि जो वहाँ पे इंडस्ट्री के रिलेशंस है या वर्किंग इन्वायरमेंट है वो गवर्नमेंट के साथ कैसे हैं, एम्प्लॉयर के साथ कैसे हैं,
ट्रेड यूनियन के वर्कर के साथ कैसे हैं और जो पॉलिटिकल पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हो रही है उनका कितना रोल है। अभी थोड़ा आगे चलते हैं। अभी आपको मुझे पता है ये पैराग्राफ इतना समझ नहीं लगा होगा। अभी के लिए आपने क्या लिखना है, मैक्स वेबर सोशल एक्शन अप्रोच ट्रेड यूनियन ऐसे डाल के इकोनॉमिक पर्पस पॉलिटिकल एंड पावर स्ट्रगल्स ब्रैकेट में लिख देना टेक्नो इकोनॉमिक और इधर लिख देना पॉलिटिको ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। क्लियर? Max Weberian approach gives a theoretical and operational importance to control as well as the power struggle to control worker organizations. A power struggle in which all the actors are drama and they are caught up. Basically, मैक्स वेबर क्या कहना चाहते हैं वो यही, देखो ये वो थोड़े सोशलॉजिकल अप्रोच के थे, तभी उन्होंने यहाँ पे जो है रिलेशन बताया है कि जो वहाँ पे वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, उनकी क्या, वर्कर्स की क्या अप्रोच रहेगी गवर्नमेंट के साथ, वहाँ पे काम कर रहे उनके जो हेड हैं एम्प्लॉयर्स के साथ, ट्रेड यूनियंस के साथ और जो पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व हो जाती हैं उनके साथ। कहते हैं कुछ नहीं है, ट्रेड यूनियन बनाई गई है बट ये सारी लड़ाई कहते हैं पावर स्ट्रगल की है कि किसके पास कितनी ज़्यादा पावर है टू कंट्रोल ईच अदर। क्लियर? आपको इस स्लाइड से कुछ समझ आया कि अभी भी दिक्कत है? इतना समझ आया कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन को उन्होंने इकोनॉमिक पर्पस और पॉलिटिकल एंड पावर स्ट्रगल में डिवाइड करा है। क्लियर? उन्होंने बोला है कि ट्रेड यूनियन का जो भी स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस है वो बेसिकली ये बताता है कि वर्कर कैसे अप्रोच करेगा ट्रेड यूनियन को, ठीक है। उसके अलावा उनका जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन यानी कि आपस में रिलेशन कैसे रहेगा गवर्नमेंट के साथ, क्लियर, एम्प्लॉयर के साथ, ट्रेड यूनियन के साथ उसकी एंड पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। और उसने एंड में यही बोला कि जो भी मिला के जितनी मर्जी आप दे दो इसमें, कहते सारी बात ही सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल की हो रही है, पावर स्ट्रगल की हो रही है कि कौन ज़्यादा सोसाइटी में ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और किसके पास ज़्यादा पावर है टू कंट्रोल द फैक्टर्स। वो क्या गवर्नमेंट है, क्या वो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्या वो कौन है, एम्प्लॉयर कि या ट्रेड यूनियन, क्योंकि इन सबको पास अपनी अपनी पावर है ना। एट द एंड ऑफ द डे गवर्नमेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं आपके डिस्प्यूट कन्फ्लिक्ट को सॉल्व कराने के लिए, दे हैव लॉट मेनी पावर्स। जब हम एक्ट पढ़ेंगे आप समझोगे भी तब कि कैसे गवर्नमेंट का रोल होता है डिस्प्यूट को सॉल्व करवाने के लिए। वैसे गवर्नमेंट के पास अपनी पावर है, एम्प्लॉयर वो तो फैक्ट्री इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट चला रहा है भाई, उसके पास तो पावर ही पावर है, जिसको चाहे रख ले जिसको चाहे निकाल दे। ट्रेड यूनियन वो अपने आप में रजिस्टर होके पावर दिखाती हैं कि वी हैव द पावर, वी विल फाइट फॉर योर राइट्स। एंड देन कम्स द पॉलिटिकल पार्टीज हु टेक द कंट्रोल ओवर द ट्रेड यूनियन टू गेन द वोट बैंक, कि हम आपके हकों के लिए बोलेंगे एंड यू नो सो ऑन। ये तो चलता है आजकल, तभी तो हमारे अभी तक आपके जो 4 कोड्स न्यू आए थे अभी तक इन्फोर्स नहीं हुए हैं, क्योंकि वो लूप होल्स ही निकाले जा रहे हैं, ये नहीं ये प्रॉब्लम है, ये नहीं ये प्रॉब्लम है। तो मैक्स वेबर कहते हैं एट द एंड ऑफ द डे सोशल एक्शन इसका यही है कि कंट्रोल का सारी जगह बात हो रही है और पावर स्ट्रगल की जो है यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। एक्टर्स पता है यहाँ पे किनको बोला गया है, इन सबको जो एक इंडस्ट्री चलाने में काम आते हैं। कहते कुछ नहीं, एक्टर्स हैं, ड्रामा कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं, ट्रेड यूनियन आती है उनके हकों के लिए लड़ती है, फिर कोई स्ट्राइक पे बैठता है, कोई फिर बैठता है, फिर गवर्नमेंट आ जाती है, फिर वो कहती है आप आर्बिट्रेशन कराओ, मसला यहाँ लेके जाओ। तो कहते कुछ नहीं, ये सब एक्टर्स हैं और ड्रामा में अपने लगे हुए हैं। ये थ्योरी है आपकी मैक्स वेबर की। मैंने आई गेस 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया है, फिर भी कोई दिक्कत है तो बताओ।
जो जो मेन पॉइंटर्स हैं मैंने आपको मार्क करवा दिए हैं। इस पैराग्राफ में ये पॉइंटर्स, एक्टर्स मैंने बता दिया आपको कौन है। कंट्रोल और पावर स्ट्रगल की बात है और ट्रेड यूनियन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। इसको हम सोशल एक्शन अप्रोच कहते हैं। देखो सोसाइटी एट लार्ज जो है इन्फ्लुएंस हो रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। सोशोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं इंडस्ट्री पार्ट है जी सोसाइटी का, और कम्युनिटी कैसे बनती है, इंडिविजुअल से, ग्रुप से बनती है। और कहते हैं हर कोई जो वर्कर होता है अपने अलग फैमिली बैकग्राउंड से आता है, ठीक है। ये तो बात सच है, चाहे मैं हूँ यहाँ पे, मेरा फैमिली बैकग्राउंड अलग होगा, बाकी कोई कुछ टीचर्स का अलग होगा, किसी का भी सेम नहीं होता। आप खुद अपने आपस में बच्चे ही देख लो, कोई किस स्टेट से होंगे, कोई किस स्टेट से होंगे, कोई कैसा कल्चरल चीज़ चल रही होगी। मतलब ईच एंड एवरी वन हैज़ योर ओन फैमिली बैकग्राउंड, राइट। एजुकेशनल लेवल, पर्सनैलिटीज़, इमोशंस, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ये बात तो बिल्कुल सही है। देखो जहाँ पे सोशोलॉजिकल अप्रोच आती है ना, वहीं के वहीं आपको सोसाइटी से डील करने की जो है सिचुएशन आ जाती है, क्योंकि इसका कंसेप्ट ही यही रहता है। जिन बच्चों ने सोशोलॉजी करी होगी उनको पता होगा। कहते जब ऐसे अलग अलग पर्सनैलिटीज़ के लोग इकट्ठे होते हैं, अलग अलग एटीट्यूड्स वाले, और अलग अलग डिफरेंस लेके बिहेवियर का क्या होता है, कहते हैं तो वाकई बात है। आप कहीं पे काम कर रहे हो तो वहाँ कन्फ्लिक्ट तो होगा ही। आप अपने घर में देख लो, आप अपने भाई बहन के साथ भी लड़ पड़ते होंगे, मम्मी पापा से भी लड़ पड़ते होंगे, मम्मी पापा ही आपस में लड़ पड़ते होंगे, होता है कि नहीं होता ये। तो यही चीज़ वही यहाँ पे बोल रहे हैं। कहते हैं हर कोई डिफरेंट फैमिली बैकग्राउंड से है, डिफरेंट एजुकेशनल लेवल है, पर्सनैलिटी डिफरेंट है, इमोशंस का उनका लेआउट डिफरेंट है, लाइक्स डिसलाइक्स अलग हैं। तो कहते हैं जब इतने डिफरेंट एटीट्यूड्स के लोग हैं तो वाकई बात है ना कि उनकी जो प्रॉब्लम्स ऑफ कन्फ्लिक्ट नेचुरली राइज होगी, राइट। द वैल्यू या फिर कॉपरेशन रहेगी, मान लो कोई एक जैसे सोच वाले होंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, क्लियर। The values, system, custom, status symbols, institutions of the society in which industry functions affect relations between the parties involved. कहते जो एक कल्चर का, सोसाइटी का काम करने का तरीका है, वैल्यू सिस्टम है, कस्टम है, स्टेटस सिंबल है, ये सब बहुत अफेक्ट करता है कि जो पार्टीज इन्वॉल्व हैं, यानी कोई मैनेजमेंट में जो है, आप एक वर्कर हो, कोई आपका एम्प्लॉयर है, आपके बोलने काम करने का तरीका अलग है, दूसरे का अलग होगा, उसको क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, ठीक है। सो कहते हैं दूसरी साइड से अर्बनाइजेशन, हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स इन द इंडस्ट्रियल एरियाज, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम and other social problems cause stress and strain along the workers. कहते अर्बनाइजेशन इतनी है, राइट, हाउसिंग ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स हो जाती हैं इंडस्ट्रियल एरियाज में, डिसइंटीग्रेशन ऑफ जॉइंट फैमिली सिस्टम हमें देखने को मिल रहा है, राइट। उसके बाद और सोशल प्रॉब्लम्स बहुत है जो स्ट्रेस और स्ट्रेन वर्कर्स के अंदर लेके आते हैं, यानी कि ये पूरी लाइन में वो फैमिली प्रॉब्लम्स की डिस्कशन कर रहा है, क्लियर। तो कहता है वाकई जब आप खुद सोचो ना, अगर मैं घर से मान लो परेशान हूँ, मैं गुस्से में आऊंगी, आप पे कई बार गुस्सा करते हैं, ऐसे होता है ना, पर चलो मैं तो नहीं करती, मैं कोई होते हैं ना पीछे से गुस्से में आते हैं, आपसे भी आके लड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ बोल रखी है, जो वर्कर कहते हैं पीछे से दुखी है, स्ट्रेस है, काम पे भी वो ऐसा ही आएगा, ठीक है। उससे कहते क्या होगा, वहाँ पे कन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्लियर। The social and cultural changes shape the behavior patterns, cause adjustments in employer-employee relationships. There cannot be harmony and peace when society is in turmoil. कहते बेसिकली जब आपकी एक सोसाइटी ही ऐसी सिचुएशन में है जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द बिहेवियर ऑफ द पर्सन, तो आप कैसे कह सकते हो कि उनमें कन्फ्लिक्ट नहीं होगा। बट ऑफ कोर्स ये बात है, कहते हैं वहाँ पे कन्फ्लिक्ट नेचुरल होना ही होना है व्हेन सोसाइटी एट लार्ज इज इन्वॉल्व। तो ये थ्योरी आपको समझ लगी, आगे है नहीं है। सोशोलॉजिकल थ्योरी में किसी सोशलिस्ट का ऐसा नाम नहीं है, बस बता रखा है कि कैसे आपने सोसाइटल पैटर्न्स को
विद रिस्पेक्ट टू इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोरिलेट करना है। क्लियर? आगे है वीवी गिरी अप्रोच, ये इम्पॉर्टेंट है। PYQ भी लास्ट टाइम इस पे आ रखा था, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लेना। श्री वीवी गिरी आपके प्रेसिडेंट रहे हैं, जो कलेक्टिव बार्गेनिंग और म्यूचुअल नेगोशिएशंस की बात करते थे बिटवीन, किस में, ये बात नोट कर लीजिए, मैनेजमेंट एंड लेबर। कहते हैं जो मैनेजमेंट एंड लेबर है उनको अपने डिस्प्यूट कैसे सॉल्व कराने चाहिए, थ्रू म्यूचुअल नेगोशिएशंस, कलेक्टिव बार्गेनिंग। क्लियर? ही सजेस्टेड दैट देयर शुड बी बाईपेट्राइट। देखो यहाँ पे सीधा सीधा वर्ड है बाईपेट्राइट, दो पार्टीज की ही बात कर रखी है। इन एवरी इंडस्ट्री एंड एवरी यूनिट टू सेटल डिफरेंसेस फ्रॉम टाइम टू टाइम विद द इनकरेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, यानी कहते हैं गवर्नमेंट भी इनकरेज करे और इनको बाईपेट्राइट फॉर्म ऑफ वे से जो है आपस में बैठ के म्यूचुअली नेगोशिएट करें, कलेक्टिव बार्गेनिंग करें और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कराएं। Giri approach gave emphasis that the trade union should grow strong and self-reliant। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। वो कह रहे थे कि ट्रेड यूनियन जो है बहुत ही स्ट्रांग हो जाए, सेल्फ रिलायंट हो जाए, उनको कभी भी किसी आउटसाइडर की ज़रूरत ना पड़े, वो अपने आप में इतनी स्ट्रांग हो, रजिस्टर करवा के फिर अपने आप को ऐसे स्ट्रांग बनाए। वो कहते क्लियर? देयर मस्ट बी म्यूचुअल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स अगेन थ्रू कलेक्टिव बार्गेनिंग, और इन्होंने भी वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की बात करी है, ना कि कंपल्सरी एजुडिकेशन की। नो कंपल्सरी एजुडिकेशन, यानी कहते खुद ब खुद एक आर्बिटर बैठाओ और अपनी प्रॉब्लम का सल्यूशन लो, ना कि लेबर कोर्ट में जाओ या ट्रिब्यूनल में जाओ। एजुडिकेशन मतलब कि कोर्ट कचहरी, याद रखना। कंपल्सरी एजुडिकेशन यहाँ पे कहेंगे वो कि कंपल्सरी जब आपको बोल देते हैं कि आप कोर्ट कचहरी जाओ। क्लियर? ये पॉइंट आपको समझ लगा कि PYQ लास्ट टाइम जो था, लास्ट टू लास्ट टाइम इसी पे था शायद। कंपल्सरी एजुडिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बात करते हैं वॉलंटरी आर्बिट्रेशन की और कहते हैं कि तुम लेबर कोर्ट ट्रिब्यूनल मत जाओ। ठीक है, सो ये अप्रोच बात करती है इंटरनल सेटलमेंट की। ठीक है, एंड कंपल्सरी एजुकेशन शुड बी टेकन एज द लास्ट रिजॉर्ट ओनली अंडर द एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस। कहते हैं मान लो आपका आर्बिट्रेशन में बात नहीं बनी, म्यूचुअल नेगोशिएशन से भी बात नहीं बनी, बाईपेट्राइट सब करके देख लिया, तो कहते हैं आपके पास एंड रिजॉर्ट होना चाहिए कि हाँ ठीक है हम लेबर कोर्ट जाएंगे या ट्रिब्यूनल जाएंगे। एंड में जाओ, उससे पहले जितना हो सकता है वो कहते हैं म्यूचुअली प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आई होप आपको ये अप्रोच समझ लग गई होगी, इसमें तो कोई दिक्कत। हाँ हाँ, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन क्या होता है? वॉलंटरी मतलब खुद खुद जब दो पार्टीज, मान लो एम्प्लॉयर और वर्कर्स के बीच में प्रॉब्लम थी, राइट, तो क्या करते हैं वो खुद ही कहते हैं कि ठीक है हम ये थर्ड पार्टी को बिठाएंगे आर्बिट्रेटर, और वो हमारी प्रॉब्लम सुनेगा, वो जो कहेगा हम मान लेंगे। ठीक है, वैसे जब हम वॉलंटरी आर्बिट्रेशन करते हैं, आर्बिट्रेटर आप समझ रहे हो, सॉर्ट ऑफ अ मीडिएशन ओनली बट नॉट प्रॉपर मीडिएशन, आर्बिट्रेशन इसे बोलते हैं। जब आपके इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स होते हैं तो उसमें आर्बिट्रेशन वर्ड होता है, ये बात याद रखना। ठीक है, जो आपकी वॉलंटरी होती है उसमें वार्ड, जो भी आपका जो डिसीजन आता है उसे हम अवार्ड बोलते हैं, ये भी बात है कि आप याद रखना। वैसे तो हम डिटेल में करेंगे अभी थोड़े दिनों तक। वॉलंटरी में आपकी अगेन मर्जी होती है, आप उसको मानो कि ना मानो, चाहे आप खुद ही गए थे इस करके। एक होती है कंपल्सरी आर्बिट्रेशन, जब आपको गवर्नमेंट ही कह देती है, जो भी वहाँ की अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट रहेगी इंडस्ट्री की, स्टेट या सेंटर, वो ही कह देगी भाई तुम्हें अपना मसला आर्बिट्रेशन में सॉल्व कराना है, तब वो जो भी अवार्ड देगा आर्बिट्रेटर आपको वो मानना ही पड़ेगा, बाय हुक और बाय क्रुक। समझ आई आपको बात? इसमें ना एक्चुअली अपील वगैरह नहीं होती, तो लोग डरते हैं इसमें जाने के लिए। वॉलंटरी में क्या है, तुम्हें नहीं पसंद आ रहा डिसीजन तो मत मानो, कंपल्सरी में जो भी आया आपको मानना पड़ेगा। और यहाँ पे वर्ड कंपल्सरी एजुडिकेशन है, एजुडिकेशन तो समझ गए ना,
एडजुडिकेशन यानी लिटिगेशन, ठीक है। नेक्स्ट आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ ही गया, बताओ जी। द फेमस गिरी अप्रोच इन इंडिया एस्पाउसेस द कॉज ऑफ एडजुडिकेशन, कलेक्टिव बार्गेनिंग, कंसिलिएशन एंड आर्बिट्रेशन। बताओ। ये वर्ड का नहीं मतलब समझ आया होगा, क्या आ गया? इसका मतलब होता है सपोर्ट। तो आंसर विल बी आर्बिट्रेशन, क्योंकि यहाँ पे वर्ड है आपका कंपल्सरी। कंपल्सरी कलेक्टिव बार्गेन वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हो सकता है आप म्यूचुअली नेगोशिएशंस कर लो, कलेक्टिव बार्गेनिंग कर लो, ठीक है, बाइपेट्राइट फॉर्म कर लो, बट कंपल्सरी तो नहीं वर्ड बोला ना, कंपल्सरी वर्ड नहीं बोला ना। आर्बिट्रेशन जरूर उन्होंने सपोर्ट करी है, चाहे वॉलंटरी करी है। एडजुडिकेशन का तो वो लास्ट रिजॉर्ट कह रहे हैं, ठीक है। कंसिलिएशन की कहीं पे भी बात नहीं हो रखी, तो करके इसमें आंसर डी था। बी हो सकता था, और हम डी को सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते थे, क्योंकि आर्बिट्रेशन के आगे भी वॉलंटरी वर्ड नहीं लिखा है। हमने बी को क्यों नहीं चूज करा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड आ गया कंपल्शन मैंडेटरी, जो कि नहीं है। ऐसे आपने आंसर को समझना है, ये आपका लास्ट टू लास्ट ईयर का है पेपर का, और मोस्टली बच्चे बी करके आते हैं। थोड़ी सी देखो थिन थिन पॉइंट्स होते हैं, इसको समझना सीखो अब आप कि कंसेप्ट में क्या चीज़ थी। नेक्स्ट है साइकोलॉजिकल अप्रोच। इसमें कुछ नहीं है, देखो ये कहती है कि आप जैसे परसीव करते हो माइंडसेट, ठीक है, वैसा ही आप सोच लेते हो कि कन्फ्लिक्ट है। सो कहते हैं उन्होंने क्या कहा, प्रॉब्लम ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एज अ रिजल्ट ऑफ वेरिंग परसेप्शन एंड माइंडसेट ऑफ द की पार्टिसिपेंट्स। सो बेसिकली उन्होंने बोला कि जो की पार्टिसिपेंट्स होते हैं उनके माइंडसेट के ऊपर ही सारी जो है कन्फ्लिक्ट घूमता रहता है। की पार्टिसिपेंट्स कहते हैं यानी कि आपके एम्प्लॉय और द मैनेजमेंट, एम्प्लॉयर इन्होंने मैनेजमेंट बोला, ठीक है। तो इसके लिए क्या करा था, मैसन हैरी थे, उन्होंने थियोमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट करा एक, वहाँ पे कुछ मैनेजमेंट और वर्कर्स के ऊपर, ठीक है। उनको एक पिक्चर दिखाई थी, ठीक है, कुछ उसमें पिक्चर में था वर्क ग्रुप्स दिखाए गए थे, मतलब कुछ पीपल थे। उन्होंने पूछा कि आप बताओ, मैनेजमेंट से पूछा आपको ये कौन लग रहे हैं, तो यहाँ पे वो उसका आंसर है, बोथ द ग्रुप्स वर आस्क्ड टू रेट एंड इंटरप्रेट द फोटोग्राफ ऑफ द ऑर्डनरी मिडल एज्ड पर्सन, राइट। और उन्होंने ग्रुप्स में पहले उनको डिवाइड कर दिया और उनको जो थी वो फोटो दिखाई और उनसे पूछा। यूनियन लीडर्स ने पता क्या बोला कि वो मैनेजर है, और जो मैनेजमेंट की टीम थी, एग्जेक्टिव्स थे, उन्होंने बोला वो यूनियन लीडर है। कहते तो क्या आप ऐसे अपने आप ही कोई चीज़ को परसीव कर लेते हो जिससे आपका कन्फ्लिक्ट हो जाता है, जो कहते हैं आपको लग रहा है, जो आपकी सोच होती है, आप वैसे ही वो चीज़ को जो है बना लेते हो, ठीक है। तो पूरी थ्योरी में अगर कुछ इंपॉर्टेंट है, ये आपसे टेस्ट तो नहीं पूछेंगे, बस टेस्ट का नाम पूछ सकते हैं, वो आप याद रख लेना, थीमेटिक एप्लीकेशन टेस्ट। और क्या इस साइकोलॉजिकल अप्रोच को किन्होंने दिया था, मैसन हैरी जिन्होंने ये टेस्ट दिया था, बस क्लियर। और की पार्टिसिपेंट्स इसमें थे एम्प्लॉयज़ एंड द मैनेजमेंट। ये एक थीमेटिक जो एप्लीकेशन टेस्ट है ना, उसका एक एग्जांपल है ये, ऐसे काफ़ी पिक्चर्स हैं, कोई एक पिक्चर को परसीव करके देखते हैं हम भी। हम्म ये वाली को अभी इसको जूम कैसे करूं मैं, आप ये वाली पिक्चर को परसीव करके देखो, आपको क्या लग रहा है। कि दो जन आपस में कुछ बात कर रहे हैं, कैसी बात कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं, फादर मदर सॉरी फादर और सन है,
कोई डिस्कशन कर रहे हैं, कोई कहेगा कोई शायद आपस में गुस्सा है। सो बेसिकली हर किसी का जो माइंडसेट है वो उस अकॉर्डिंग जो है इस पिक्चर को परसीव कर लेंगे। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे ये थेमेटिक टेस्ट था, जिन्होंने फोटो दिखाई और उनसे पूछा, कहते जो जैसी चीज़ को परसीव करेगा वैसे करेगा। बेसिकली कहते डिस्प्यूट अराइज ही ऐसे होता है, तुम जो चीज़ को जैसे परसेप्शन बना लेते हो, अपनी सोच रख लेते हो, वैसे ही तुम डिसीजंस पे आ जाते हो। क्लियर? एक बच्चे ने ही बताया इस क्या वो बात कर रहे हैं, किसी और ने तो बताया भी नहीं। पार्टिसिपेट करा करो ना। क्लियर दिख नहीं रही है इमेज? बताओ जल्दी। चलो ठीक है, फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेजर इंटरप्रिटेशंस क्या हुए थे टेस्ट के? कहते जो मैनेजमेंट सोच रही थी रिप्रेजेंटेटिव का सोच और लेबर रिप्रेजेंटेटिव की सोच, दोनों में बहुत अंतर था, बहुत फर्क था। ठीक है, लीना आ गया। बोथ मैनेजमेंट एंड लेबर डू नॉट कंसीडर ईच अदर टू बी ट्रस्टवर्दी। दूसरा, इवन ईच ऑफ दिस ग्रुप्स कंसीडर द वन लैक्स इमोशनल एंड इंटरपर्सनल एट्रीब्यूट्स। कहते मान लो अगर इवन ईच ऑफ द ग्रुप्स कहते क्या करते हैं, आपस में इमोशनल कंटेंट भी नहीं था कहते, और ना ही कोई इंटरपर्सनल एक दूसरे की तरफ कोई एट्रीब्यूशन थी। ओके जुगली कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ तो आप देखो हर किसी का अपना अपना आ रहा है पॉइंट। ठीक है, सो और यहाँ पे भी उन्होंने ये बताया कि हर की वहाँ पे उन्होंने ये देखा मैनेजमेंट जो है लेबर को अच्छा नहीं समझती, इनमें कोई ट्रस्ट नहीं है, औ- और उनकी जो सोच है उनसे बहुत डिफरेंट है, आपस में कोई इमोशनल कंटेंट भी नहीं है। कहते दीज कंट्रास्टिंग इम्प्रेशंस क्यों हुए? बिकॉज इकोनॉमिक एज वेल एज नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक वैल्यू, पावर, पोजीशन, ये सब कहते जो चीज़ें होती है बहुत अफेक्ट कर देती हैं दूसरे को परसीव करने के लिए। क्लियर? वैल्यू, पावर, पोजीशन, recognition, एजुकेशन, सोशल सिक्योरिटी। सो कहते हैं ऑल ऑफ दीज पार्टीज फॉर्म अ नेगेटिव इमेज और परसेप्शन ऑफ ईच अदर ड्यू टू विच दे ऑलवेज फाइंड द फॉल्ट इन ईच अदर, जिसके चलते हुए कन्फ्लिक्ट होता है। कहते इसके चलते हुए टेंस सिचुएशन रहती है लीडिंग टू कॉन्फ्लिक्ट्स विच हिंडर्स द इमेज। आप एक दूसरे के बारे में गलत सोचोगे तो फिर यही होगा ना, वो ऐसे होता है जब हमारे कोई ऊपर बॉस होते हैं, हमें लगता है कि यार छुट्टी नहीं मिल रही हमें, हम क्या है इतना काम करवा रहे हैं, और उनको लगता है कि जब देखो इनको छुट्टी की पड़ी रहती है, काम के नाम पे कुछ करते नहीं हैं। ठीक है, तो एक दूसरे की तरफ अलग इंटरेस्ट आ गया और वैसा कन्फ्लिक्ट आ गया, वैसी सोच रखने लग जाते हैं। तो यहाँ पे ये थ्योरी ने ये बात जो थी बता रखी थी। अगला क्वेश्चन देखो, मेन जो क्वेश्चंस हैं इसके, industrial relations cover the following areas: collective bargaining, labor legislation, industrial relations training, all of the above. Hurry up. आंसर है टी, वेरी गुड। आ गया था बच्चों को तभी मैंने आगे कर दिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अप्रोच? वेरी इजी क्वेश्चन, बताओ। वेरी गुड, डी इज द राइट आंसर। PYQ, which of the following process in which representatives of workmen employer involved in industrial dispute are brought together before a third person or group of persons who facilitates through mediation to reach mutually satisfactory agreement, उसे क्या बोलते हैं? आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन, कंसिलिएशन, कलेक्टिव नेगो। वैसे ये क्वेश्चन आपका इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट का है। चलो कोशिश करके देखो अगर आप कर पाते हो कि नहीं। थ्रू मीडिएशन है, याद रखना। आंसर है सी, कंसिलिएशन। वेरी गुड, मीडिएशन इसी में होती है। कैसे होती है? थ्रू थर्ड पर्सन होता है आपका कंसिलिएटर, ठीक है, या कंसिलिएशन ऑफिसर भी बोल देते हैं। ये बच्चे आपका ना इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का क्वेश्चन आ गया इसमें, कोई बात नहीं। आर्बिट्रेशन नहीं आएगी क्योंकि उसमें मीडिएशन या सेटिस्फैक्ट्री एग्रीमेंट नहीं होता, कई बारी वो ऐसे अवार्ड देते हैं जो उनको सही लगता है इस करके, और कलेक्टिव नेगोशिएशन भी नहीं है ये, ठीक है।
और एडजुडिकेशन तो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें सेटिस्फैक्ट्री या कुछ नहीं होता, वो सब आपके उसके ऊपर था। हाँ जी, अप्रोच का क्वेश्चन आ गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेस्ड ऑन assumption that both the parties strive and have opportunity to exercise economic wages and benefits as well as political control and power. Both the parties, wages and benefits as well as the political control. वेरी इंपॉर्टेंट, इजी भी है, बिल्कुल सही, प्लूरलिस्टिक। जहाँ पे पॉलिटिकल कंट्रोल पावर आ गया यानी ट्रेड यूनियन और इकोनॉमिक वेज बेट, कल ही करके हटे अभी हम, ये प्लूरलिस्टिक है ना, सबका ही सही था, वेरी गुड। ये तो आएगा ही नहीं, ये तो हमने पढ़ी नहीं, तो है ही नहीं, हमें पता नहीं है। ट्रस्टीशिप यानी गांधीयन, ये भी नहीं है, ये प्लूरलिस्टिक है, ठीक है। आगे बस यही थी। PYQ थोड़े टफ आते हैं आपके, कंसेप्ट क्लैरिटी रखो, कुछ टफ नहीं है, बस ये बात आप ध्यान में रखना मेरी। चलो ठीक है बच्चे, कल मिलते हैं। नहीं, कल क्या है, संडे, संडे तो शायद क्लास नहीं होती ना आपकी, मंडे मिलेंगे अब हम, ठीक है। मंडे आपकी अप्रोच लास्ट रह जाएगी, डुनलॉप थ्योरी, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ही एक क्लास में शायद कर पाएंगे, और उसके साथ बहुत सारे PYQs ले आऊँगी, फिर टेस्ट का जो भी रहेगा फिर हम टेस्ट रख लेंगे, ठीक है। आज की थ्योरी में गांधीयन, ठीक है, VV गिरी, यही इम्पोर्टेंट है, उनको अच्छे से कर लेना बस। PYQ तुमने बाकी देख ही लिए हैं, एक प्लूरलिस्टिक थ्योरी कल वाली इम्पोर्टेंट थी। चलो मिलते हैं अगली बार, बाय बाय। समझ आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, बस ये बता देना मेरे को। एक दिन है कल का, रिवाइज करो, नोट्स तुम्हारे पास आ गए हैं ऑलरेडी, ठीक है, वेरी गुड। चलो ओके, बाय बाय। हाँ जी, नहीं आई अभी तक? ये क्या करते हैं यार, मैं भी बात करती हूँ, कल के भेजे हुए हैं, बताओ। बात करती हूँ मैं, अभी संडे है ना, करती हूँ अभी बात, अभी चल जाते हैं, जब मैं क्लास बाहर जाती हूँ ना वो चले जाते हैं जो नोट्स भेजते हैं, पर कल के भेजे हैं, बताओ। चलो करती हूँ बात, आप उनको मैसेज करो कि नोट्स भेजो, भेज देंगे फिर वो आपको, ठीक है। ओके।